हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। दिस इज सोनिया आहूजा और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप पर। आईआर की सीरीज़ का ये 16th चैप्टर है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम हमेशा चैप्टर्स जो है वो पीवाईक्यू से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपने लास्ट क्लास में देखा होगा जब हम कोरिया की बात कर रहे थे कि कोई डायरेक्ट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन नहीं है। बट इसका ये मतलब नहीं कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आईआर में दूसरे सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि अगर वहाँ से किसी टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए तो उसका इंपॉर्टेंस कम हो जाता है। बट आईआर के टॉपिक जो है वो करंट अफेयर पे डिपेंडेंट है। तो अगर कल को कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके कारण बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, तो सडनली दिस विल बिकम इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द रेस्ट ऑफ देम एंड हेंस इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्योंकि पीवाईक्यूज नहीं है, तो जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, रिलेशनशिप की बात करेंगे, तो आई पॉइंट आउट द टॉपिक्स दैट सीम इम्पॉर्टेंट और जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। ओके, उसके अलावा हम बात करेंगे ओवरव्यू, कैसा रहा है रिश्ता, किस तरीके से सेट हुए थे बायलैटरल रिलेशनशिप, क्या सिग्निफिकेंस है ऑस्ट्रेलिया का इंडिया के लिए, इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के लिए, किस तरीके की पार्टनरशिप है, एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है, क्या चैलेंजेस हैं और किस तरीके से दोनों कंट्रीज़ आगे बढ़ रही है या बढ़ना चाहिए सो दैट कि दोनों कंट्रीज़ के इंटरेस्ट पूरे हो सके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ज़्यादा सोशल और पॉलिटिकल हिस्ट्री में हम नहीं जाएंगे क्योंकि इट लाइज अ लिटिल आउटसाइड द स्कोप, बट ऑल यू नीड टू नो इज़ कि जैसे यूरोप से ही सब कुछ स्टार्ट हुआ था, जैसे यूरोपियन आए थे इंडिया और कई सारी एशियन कंट्रीज़ में कॉलोनाइजर्स, वैसे ही ये ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भी गए थे। बट यहाँ पर वो रूल करके चले गए, वहाँ पर वो सेटल हो गए। सो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ द जनरेशन्स ऑफ द यूरोपियन सेटलर्स। तो इसी कारण से आप देखोगे कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है फ्रॉम यूरोप, मतलब पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर में काफ़ी सिमिलरिटी है और डिफरेंस भी है, क्योंकि ये ना अपना खुद का एक देश बन गया। अब वो वहाँ के जहाँ रह रहे थे वहाँ का they became a little more similar to where they were living. So there's a reason why America's political and social history and Australia's is very different from Europe, but you'll also see a lot of similarity. अगर आप बात करें forefathers की, तो दोनों ही countries के जो majority है white Caucasian race, they are from Europe only. बट वहाँ पे अबोरिजिनल्स और नेटिव अमेरिकन्स या नेटिव पॉपुलेशन भी रहती है, जिनके साथ जो ज़्यादा नहीं कंट्रोल कर पाए, अब नहीं बच पाए ज़्यादा अगेंस्ट द सेटलर्स, बिकॉज सेटलर्स हैड गन पाउडर एंड गन्स एंड दे ऑल्सो ब्रॉट अ लॉट ऑफ डिजीजेस दैट काइंड ऑफ द अबोरिजिनल्स वर नॉट immune to these diseases that they brought from Europe. So the population dwindled. उसके अलावा जो थोड़ी बहुत बची थी उनका भी सत्यानाश कर दिया। जैसे अमेरिका में बुल, क्या बोलते हैं उसको, वाइल्ड बुल हंट करते थे नेटिव अमेरिकन्स। तो जब ये सेटलर्स गए उन्होंने सारे वाइल्ड बुल मार दिए कि ना रहे ना, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो मर जाएंगे, राइट। तो बहुत सारी अट्रॉसिटीज़ हुई है अबोरिजिनल्स के अगेंस्ट इन दोनों जगह पर। बट अभी भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं और दे डू हैव इश्यूज रिलेटेड टू द सेटलर पॉपुलेशन, but then we are going to go into that. That's like out of the scope. What is important for you to know is कि because ये सब यूरोप से ही आया है, इसलिए बहुत सिमिलैरिटी है उन स्पेशली ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। दो मेन रीज़न है कि उनका एक तो पॉलिटिकल सिस्टम सेम है, कल्चरली थोड़े से वो डिफरेंट हो चुके हैं, पर आज भी ऑस्ट्रेलिया की हेड ऑफ स्टेट क्वीन ऑफ इंग्लैंड अब तो किंग ऑफ इंग्लैंड ही है, ठीक है। सो उनका सिस्टम जो है वही वेस्टमिंस्टर स्टाइल सिस्टम है, जैसा इंडिया का है कि पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव का जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर है, देन देयर इज़ अ हेड ऑफ स्टेट हु इज़ प्रेसिडेंट। जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है, उनके यहाँ पे दे फॉलो द सेम क्वीन। और ज़्यादातर एक जो डिफरेंस है जो कि अमेरिका में भी देखा है कि कम्युनिटी बहुत मल्टी कल्चरल हो जाती है जब वो अपना खुद से स्टार्ट करते हैं ना एक नया कंट्री, तो दे आर मच मोर ओपन and they are less traditional as compared to British or conservative for that matter. But yeah, that's pretty much it. Not so much important, just for you to know कि ऐसा है। अब बात करते हैं, हम जाते हैं डायरेक्टली ज्योग्राफी के ऊपर। हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स एंड वी ऑल्सो नो फ्रॉम पास्ट कि हम Australia is the only country and the continent, but there has been some changes in that. We'll talk about it in the next slide. But for now, आप देखोगे जितनी भी important cities हैं ऑस्ट्रेलिया की, वो उनकी कोस्ट लाइन पर हैं, ठीक है। सो यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबेरा, मेलबर्न विच इज़ द कैपिटल, एडिलेड, ठीक है, पर्थ, ऑल दिस आर ऑन दिस एरिया। द रीज़न बीइंग कि
दे हैव अ वेरी हार्श टेरेन. ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वेरी हार्श टेरेन. बहुत यूनिक उनकी इन्वायरमेंट है. एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको जानना होगा कि सो इफ़ यू रिमेंबर इट हैपेंड बिफोर द डिवोर्स ऑफ जॉनी डेप एंड द लेडी, आई फॉरगॉट द नेम. So they had a case on them because they've got their dogs in Australia while filming. तो बेसिकली तब लोगों को रियलाइज़ हुआ कि वन ऑफ द इश्यूज़ विथ ऑस्ट्रेलिया इज़ कि वो कि कहीं भी बाहर से कोई जानवर या खाना आप ऑस्ट्रेलिया नहीं लेके जा सकते. रीज़न बीइंग कि ऑस्ट्रेलिया एक इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट पैदा हुआ है और बड़ा हुआ है, और उसमें आप कुछ भी इंट्रोड्यूस करते हो ना तो वहाँ की नेटिव लाइफ पे खतरा हो जाता है. इसलिए जब भी आप अगर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो या कोई ऑस्ट्रेलिया गया तब उससे बात करोगे तो वो आपको बताएंगे कि दे आर नॉट अलाउड टू टेक एनी फूड और एनीथिंग, क्योंकि इट्स अ वेरी डेलिकेट और वेरी इंडिपेंडेंट सिस्टम. दे हैव एनिमल्स दैट डोंट एग्जिस्ट एनीवेयर एल्स लाइक कैंगरूज एंड वॉलबीज. तो उसके अलावा दिस इज कॉल्ड लेक आयर. बहुत बड़ी लेक है एक यहाँ पे. इफ़ यू सी द जोग्राफी ऑफ इट, ज़्यादातर हिस्सा जो है वो डेजर्ट है और प्लेटू है. वेस्ट और ईस्ट और साउथ वाला जो रीजन है ये, यहाँ पर पहाड़ और फर्टाइल लैंड एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए ज़्यादातर बड़ी बड़ी जो सिटीज़ है वो भी इसी तरफ एग्जिस्ट करती हैं. उसके बाद इफ़ यू सी द एरिया, इट्स 76,86,850 किलोमीटर. टेरेन जैसा मैंने बताया प्लेटू है, फर्टाइल लैंड है और माउंटेन्स है इस तरफ पे. ज़्यादा मतलब जो बोल सकते हैं ना इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, हरिकेन्स बहुत आते हैं यहाँ पर और ड्रॉट और फेमाइन आते हैं बिकॉज देर इज़ अ ह्यूज डेजर्ट इन द मिडल. कोस्टलाइन है 59,681 किलोमीटर की और पॉपुलेशन है 2.57 करोड़. ये 2021 के सेंसस के हिसाब से है. ऑस्ट्रेलिया इज़ नॉट very densely populated country because you might have heard ना as jokes कि I don't understand why people live in Australia, क्योंकि वहाँ की wildlife is so crazy. They have like the biggest and the most dangerous reptiles, and kangaroos are also not very friendly, and they have a lot of bugs and diseases that very dangerous to live. Like you have to be very cautious living in Australia. So coming to why our understanding of Australia, अगर आप इस वक्त विकीपीडिया पे जाओगे तो ऑस्ट्रेलिया, जैसे इंडिया पे जाओगे ना तो इंडिया के नीचे लिखा होगा कॉन्टिनेंट एशिया, राइट. पर ऑस्ट्रेलिया के नीचे जाओगे तो आप अज्यूम करोगे कि ऑस्ट्रेलिया के नीचे लिखा होगा कॉन्टिनेंट ऑल्सो ऑस्ट्रेलिया, बट नहीं, उसके नीचे लिखा होगा कॉन्टिनेंट ओशनिया. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओशनिया एंड ऑस्ट्रेलियाज कॉन्टिनेंट, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर ट्रू इन सम सेंस. ठीक है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्री, है ना, ये देश है. देश, इस कंट्री का कुछ आइलैंड ऑन द नॉर्थ साइड इंक्लूड कर दो तो उसे हम पूरा ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट बोलते हैं. एंड इट इंक्लूड्स एंटायर कंट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया. मोस्टली लाइक 95% यही है और फिर 5% कोई आइलैंड है ऊपर. ये जो कॉन्टिनेंट है ना, ये इज़ नॉट बेस्ड ऑन द आइडेंटिटी और द एरिया, इट्स बेस्ड ऑन द टेक्टोनिक प्लेट जिसके बेसिस पे हम कॉन्टिनेंट्स बनाते हैं, वैसे आज तक बनाते बोलते आए. तो दिस इज बाय दिस एग्जिस्ट. अगर उसमें आप न्यूजीलैंड को जोड़ दो तो देन दिस बिकम्स ऑस्ट्रेलेजिया. ठीक है, तो अगर आप ये वर्ड सुन रहे हो ऑस्ट्रेलेजिया तो यू मीन कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट प्लस वट एवर स्मॉल आइलैंड ऑन द टॉप एंड न्यूजीलैंड, इस एरिया को बोलते हैं. अब ओशनिया क्या है? ओशनिया इज बेसिकली, ओशनिया इज ऑन दिस साइड ऑफ दिस कॉन्टिनेंट देयर इज इंडियन ओशन, ऑन द अदर साइड देयर इज पैसिफिक ओशन. ठीक है, एंड इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेनेशिया, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, जिसमें समोआ आइलैंड, कुक आइलैंड, फीजी, पापागुनी, ये सारे जो आइलैंड कंट्रीज हैं वो सब भी आती हैं, इन्हीं में आती है. जब आप इन सबको इंक्लूड करते हो तो वो बन जाता है कॉन्टिनेंट ओशनिया. सो दिस इज द मेन डिफरेंस. इट्स स्टिल अ लिटिल अनक्लियर ऑन हाउ what they want to call it, their differences, but this is the basic understanding कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट इज विद इन ओशनिया. ठीक है, मूविंग ऑन, ओवरव्यू की बात करते हैं. दोनों कंट्रीज़ के बीच में बहुत सारी कोर वैल्यूज शेयर करते हैं क्योंकि दोनों ही प्लूरलिस्टिक है. मतलब क्या, दोनों ही कंट्रीज़ में बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं और इस चीज़ को रिस्पेक्ट किया जाता है. वेबमिंस्टर स्टाइल डेमोक्रेसी है. मतलब वेबमिंस्टर स्टाइल मीन्स यूरोपियन, मतलब यूके, ब्रिटिश. मतलब कि उसमें ऐसा होता है कि एक लेजिस्लेटर बॉडी होती है, उसमें एक एग्जीक्यूटिव होता है. एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है वो पीएम होता है, और इसके क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, इलेक्शन कमीशन होती है, और इन सब का हेड ऑफ स्टेट होता है एक
हेड ऑफ स्टेट। तो इंग्लैंड में हेड ऑफ स्टेट इज़ यूजुअली द क्वीन और द किंग चार्ल्स। नाउ इंडिया में हेड ऑफ स्टेट इज़ द प्रेसिडेंट। तो काफ़ी सिमिलरिटी है। तो वैसा ही कुछ सिस्टम ऑस्ट्रेलिया में भी एग्जिस्ट करता है, बट द ओनली डिफरेंस इज़ कि जैसे हमारा हेड ऑफ स्टेट हम प्रेसिडेंट ही बनाते हैं, राइट? ऑस्ट्रेलिया का हेड ऑफ स्टेट इज स्टिल क्वीन ऑफ इंग्लैंड या किंग ऑफ इंग्लैंड। ओके, दैट्स द ओनली डिफरेंस। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ। ओके, सो या कॉमनवेल्थ ट्रेडिशन है, डेमोक्रेसी है, और एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमिक कोलेबोरेशन होता है। मतलब एक्सपांडिंग इकोनॉमिक कोलेबोरेशन मीन्स इट्स अ ग्रोइंग इकोनॉमी। उसके बाद कॉमनैलिटीज़ जो है उसमें आता है कि रोबस्ट सेक्युलर मल्टीकल्चरल डेमोक्रेसी है, जैसे कि इंडिया है। फ्री प्रेस है वहाँ पे भी, हमारे पास भी, उनके पास भी इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम है, हमारे पास भी है। दोनों ही कंट्रीज़ में द मेन लैंग्वेज इज़ इंग्लिश। इसके कारण it's very easy to cooperate with Australia because there's so many similarity. Another thing, if you know कि अगर आप इंडिया में हो तो इंडियंस को ऑस्ट्रेलियंस के बारे में पता है, क्योंकि we know how they speak because we have heard commentaries of cricket, and if you're a die-hard cricket fan, then you are also fan of a lot of cricketers from Australia, and if you are a die-hard Indian cricket team fan, then you also hate a lot of Australian cricket because they've won the World Cup. So, but Australia is not new. This is not a country that we have never heard about. Unlike Korea, Indian people are very well aware of Australia. उसके बाद कई सारे पीपल टू पीपल कनेक्शन बहुत है, बहुत बड़ा डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा इन ऑस्ट्रेलिया। कई सारे लोग शिफ्ट होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और दैट्स लाइक देयर दे वांट टू सेटल आउटसाइड, इट्स वेरी इजी, दे गो देयर आफ्टर देयर ग्रेजुएशन, स्टार्ट वर्किंग, लिव देयर फॉर 11 years एंड गेट द पासपोर्ट। कई सारे स्टूडेंट के लाइक ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ दोज प्लेसेस जहाँ स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाना प्रेफर करते हैं। एजुकेशन बहुत इंक्रीज़ हो रहा है, टूरिज़्म बहुत इंक्रीज़ हो रहा है, स्पोर्ट्स टाइज तो है ही, पर्टिकुलरली क्रिकेट एंड हॉकी, और उसके कारण बायलैटरल रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। द एवोल्यूशन ऑफ ग्लोबल लैंडस्केप, ऑस्ट्रेलिया सीज इंडिया एज अ प्रोस्पेक्टिव पार्टनर। ऑस्ट्रेलिया इंडिया को किस तरीके से देखता है? एज अ प्रोस्पेक्टिव पार्टनर, बिकॉज रीजनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी में इंडिया उनकी मदद कर सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को भी चाइना के साथ वही प्रॉब्लम है जो बाकी देशों को है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ बायलैटरल रिलेशनशिप। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में रिश्ते एक्चुअली पोस्ट इंडिपेंडेंस नहीं, प्री इंडिपेंडेंस चालू हुए थे, बिकॉज जो सेटलर्स थे यूरोप से वो भी ब्रिटिश थे और इंडिया के ऊपर भी ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। तो 1941 में सिडनी में एक इंडियन ट्रेड ऑफिस खोला गया था, और तब से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, प्री इंडिपेंडेंट इंडिया के बीच में ट्रेड चल ही रहा था। पोस्ट इंडिपेंडेंस थोड़ा सा थिंग्स चेंज, बिकॉज आफ्टर इंडिपेंडेंट 1947 से 70 के बीच में इंडिया वांटेड टू फॉलो नाम, बट ऑस्ट्रेलिया जो है वो यूएस के साथ अलाइन था, इसलिए उन दोनों के बीच में रिश्ते जो है अच्छे नहीं बन पाए, कोई स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप नहीं बन पाई, क्योंकि बहुत आइडियोलॉजिकल डिस्पैरिटी थी। फिर जो फेज़ 2 है 1970 से 1990 तक, जब कोल्ड वॉर एंड हुआ था, दोनों के बीच में कल्चरल टाइज हो गए थे, लेकिन फिर भी रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो पाए, बिकॉज 1971 में इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर हुई थी बांग्लादेश को लेकर, उसमें ऑस्ट्रेलिया बेसिकली क्रिटिसाइज्ड इंडिया, सेइंग दैट आप यूएसएसआर के साथ ज़्यादा झुक रहे हो, की तरफ ज़्यादा झुक रहे हो। और in reality, if you see from outside, it did look like we were supporting USSR more, but it was not that we liked USSR, but it was that we hated the West. Okay, we hated the imperialistic powers, and hence it felt like to most of the other countries who were on the side of West, ki we were sort of leaning toward USSR, but it was morely imperial hate. Phase 3 post Cold War, this is when the relationship started becoming better, क्योंकि दोनों ही पीस और डेमोक्रेसी में बिलीव करते थे। और देखो जितनी भी कंट्रीज इन्वॉल्व थी यूएसएसआर और यूएस के साथ इन कोल्ड वॉर, कोई भी खुश नहीं था। दे वर जस्ट डूइंग व्हाट दे नीडेड टू बी डन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। ऐसा नहीं कि कोई बहुत गस्तों के साथ कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था उसमें, बस दे वर जस्ट डूइंग व्हाट जेल रूल्स बेसिकली, यू फाइंड द बिगेस्ट baddest person in the jail and you stick around, because otherwise you'll become the target. So after Cold War was over, all the countries realized कि इनके झगड़े में तो हमारे नुकसान हो रहा है, let's create bilateral relationship with other countries. So India also started doing that, Australia also started doing that, और दोनों का एक जो मेन एम था वो था पीस एंड सिक्योरिटी। उसके बाद इकोनॉमिक कोऑपरेशन बन गया फोकल पॉइंट, क्योंकि उस पॉइंट तक ना सब कंट्रीज़ को रियलाइज़ हो गया था कि एक ही, जब यूएस जीत गया ना, तो कम्युनिज्म और
कैपिटलिज्म के बीच में कैपिटलिज्म की जीत हुई थी एक तरीके से आफ्टर कोल्ड वॉर। तो एक चीज़ जो सबको समझ में आ गई थी कि पैसा बोलता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि आफ्टर कोल्ड वॉर वॉज ओवर, ऑल कंट्रीज स्टार्टेड कि लेट्स फोकस ऑन ट्रेड बिकॉज क्लियरली द विनर ऑफ द कोल्ड वॉर इज कैपिटलिज्म। सो मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स वर एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर उसके बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने काउंसिल ऑफ जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया था, बिकॉज अगर कंट्रीज़ के बीच में लड़ाई होती है तो यूजुअली दे हैव कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, बट अगर लड़ाई नहीं होती है जस्ट लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, तो देन दे स्टार्ट जॉइंट वर्किंग ग्रुप विच इज़ बेसिकली दोनों कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स मिलते हैं और डिस्कस करते हैं कि कैसे कौन कौन से एरियाज़ में हम अग्रीमेंट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि दोनों ही कंट्रीज़ के इंटरेस्ट पूरे हों और दोनों ही कंट्रीज़ का प्रॉफिट हो। तो वो बन गए, लेकिन फिर वापस उसके बाद चैलेंजेस आ गए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को मिराज एयरक्राफ्ट गिफ्ट दिया, सेल किया, तो उसको लेकर इंडिया फिर वी गॉट एंग्री बिकॉज यू नो दैट्स गिविंग देम पावर दैट दे शुडंट हैव। फिर फाइनली जो ये ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा था उसको लेकर भी प्रॉब्लम थी, एंड यूएनएससी में सपोर्ट जो नहीं किया था ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के लिए वो भी था, तो इसके कारण फिर से रिश्ते थोड़े से खट्टे हो गए थे। फिर टेंशन एस्केलेट हुए जब ऑस्ट्रेलिया ने 1998 में पोखरन न्यूक्लियर टेस्ट के टाइम में इंडिया को सैंक्शन कर दिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो है डिपेंडेंस था यूएस के ऊपर फॉर सिक्योरिटी, तो अपोजिशन करना ज़रूरी था इंडिया का because US was opposing it, right? All of these countries, European, Australian and they all were sort of working together to make sure कि बाकी countries nuclear power ना ले पाए। तो उसमें क्योंकि ऑस्ट्रेलिया डिपेंडेंट था यूएस के ऊपर, इसलिए वो उनका साथ दे रहे थे, तो यूएस ने सैंक्शन लगाए थे तो ऑस्ट्रेलिया ने भी सैंक्शन लगाए थे। फॉलोइंग इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट ऑस्ट्रेलिया विड्रू इट्स हाई कमिश्नर, जब टेस्ट के बाद अपना हाई कमिश्नर हटा दिया और सारे डिफेंस सिक्योरिटी और ट्रेड कोऑपरेशंस बंद कर दिए थे 1998 के बाद। फिर थिंग्स चेंज आफ्टर 9/11 के बाद क्या हुआ, सडनली यूएस रियलाइज दैट द वॉर दैट दे आर फ्यूलिंग इन द मिडल ईस्ट इज रीचिंग देयर डोर स्टेप। सो उसके बाद स्टार्ट हुआ 9/11 के बाद इंडिया और यूएस का कोऑपरेशन ऑन एंटी टेररिज्म, और फिर दैट्स व्हेन, बिकॉज ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया बीइंग ऑन द साइड ऑफ यूएस, दे ऑल्सो उनके साथ भी रिलेशनशिप अच्छे हुए। इंडिया और यूएस की न्यूक्लियर डील हुई 2005 में, एंड दैट ऑल्सो सॉर्ट ऑफ डीपेंड द टाई बिटवीन यूएस एंड इंडिया, दैट रिफ्लेक्टेड इन द टाइज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। आप एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया इज़ लाइक यूएस का चेला, जहाँ यूएस जा रहा था वहीं ऑस्ट्रेलिया भी था फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड दैट वी नो। उसके बाद 2009 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट हुआ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जब ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर केविन रड आए थे। किन चीज़ों पर बात हुई थी? पहला, असर्टिवनेस ऑफ चाइना इन साउथ चाइना सी, कैसे दोनों कंट्रीज मिलकर काम कर सकती है, कोलैबोरेट कर सकती है ताकि वो चाइना को रोक सके साउथ चाइना सी के ऊपर कंट्रोल करने से। और दूसरा, ऑफ कोर्स वो जो है सी लेन्स को प्रोटेक्ट कर सके फॉर कम्युनिकेशन एंड इकोनॉमिक ट्रेड पर्पसेस, सो दैट दे कैन ऑल्सो मेक श्योर कि उनका जो ट्रेड इस एरिया से जाता है वो सेफ हो। तो इस बात को लेकर दोनों ही कंट्रीज जो है साथ में मिलकर आई थी। फिर प्राइम मिनिस्ट्रल विजिट हुई थी एंड 2014 में, एंड देयर वर लॉट ऑफ की अग्रीमेंट्स दैट वर साइन। 2-वे प्राइम मिनिस्ट्रल विजिट, वो भी आए थे और हम भी वहाँ गए थे, हुई थी 2014 में, जिसके कारण बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात हुई विथ प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर अबॉट। उसके बाद दोनों ने मिलकर जो है हाउस ऑफ पार्लियामेंट का एड्रेस दिया, जो कि पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ था फॉर अ इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू गिव एड्रेस टू अ पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सो दिस वाज वेरी सिग्निफिकेंट। कौन कौन सी चीज़ों पर साइन हुआ था? फ्रेमवर्क ऑफ सिक्योरिटी कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और उसके बाद 5 अदर थिंग्स के 5 और चीज़ों के ऊपर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए थे। सोशल सिक्योरिटी, टूरिज्म, आर्ट एंड कल्चर, सेंटेंस्ड पर्सन, बिकॉज इंडिया बहुत सारे इंडियंस रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और यूजुअली द आइडिया वाज कि अगर किसी को जाना हो अच्छी जगह पे आफ्टर दे हैव डन समथिंग बैड इन इंडिया, दे कैन ऑलवेज गो टू ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं थे और ऑस्ट्रेलिया का लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा था। एंड कॉम्बैटिंग नारकोटिक्स, क्योंकि इस पूरे रीजन में नारकोटिक्स सेम जगह से आते हैं, तो इन 5 के ऊपर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था। सितंबर 2014 में न्यूक्लियर डील फाइनलाइज हुई थी बेस्ड अपॉन इंडो यूएस 2005। बेसिकली उनकी जो डील थी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, वो बिल्कुल इसी के ऊपर बेस्ड थी, इसके भरोसे से बोल सकते हो या इसी को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, कि जो आपने यूएस के साथ में अग्री किया है वही ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अग्री कर लो, बिकॉज आई सेड ना, इट्स लाइक यूएस का चेला है ऑस्ट्रेलिया, सो व्हाट दे डू इज व्हाट दे डू हियर।
व्हाट वर द 5 कमिटमेंट्स दैट वर मेड, इंडिया ने क्या 5 कमिटमेंट दिए थे 2005 वाले यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील में। पहले कि वो मिलिट्री रिएक्टर्स और सिविलियन रिएक्टर्स को अलग अलग करेगा। सिविलियन रिएक्टर्स मींस जब न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ की जाती है एनर्जी बनाने के लिए या फिर दूसरी सिविलियन पर्पसेस लाइक फार्मिंग, टेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर, वहाँ पे अगर किसी कारण से आप यूज़ कर रहे हो वो अलग है, और मिलिट्री मींस यूजिंग इट इन वेपन्स, तो उन दोनों को आप सेपरेट करोगे। उसके बाद जो सिविलियन रिएक्टर्स है वो भी वो आएंगे IAEA के अंदर। IAEA क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि सारी जितनी भी न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ है ना, उन्होंने मिलकर ये एजेंसी बनाई है, जिसका काम है कि वो बेसिकली एक आंख रखते हैं सारी कंट्रीज़ की न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर, कि ये देखने के लिए कुछ वो नफेरियस तो नहीं कर रहे या प्रॉपर सिक्योरिटी है कि नहीं। ऐसा ना हो कि क्योंकि हर देश में देखो कुछ ना कुछ लोग होते ही हैं जैसे जो अगेंस्ट होते हैं गवर्नमेंट के। सो एक तरीके से टू मेक श्योर कि ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट में के विद इन द कंट्री अगर जो लोग हैं अपोजिशन वाले उनके हाथ में ना पड़ जाए, राइट। जैसे हमने देखा कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है एंड वी ऑलवेज अफ्रेड दैट ऐसा ना हो कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके हाथ में लग जाए न्यूक्लियर पावर ऑफ पाकिस्तान। तो उस तरीके का, और ये मेक श्योर करना कि कुछ गलत काम नहीं हो रहा है सिविलियन पावर प्लांट्स के नाम पर, ये सब जिम्मेदारी जो होती है IAEA की होती है। तो बेसिकली इंडिया ने बोला कि वो जो है IAEA को इन्वाइट करेंगे अपने सिविलियन रिएक्टर्स देखने के लिए। फॉर सिविलियन ट्रांसफ़र एडिशनल प्रोटोकॉल विल बी निगोशिएटेड। बेसिकली सिविलियन यूज़ के लिए जो ट्रांसफ़र होते हैं टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज, उसके ऊपर नेगोशिएशन कैसे होंगे, कैसे प्रोटोकॉल रहेगा, उसके ऊपर नेगोशिएट करेंगे। और जो सेफगार्ड सप्लाईज जो हैं इस चीज़ के, उसको सेफगार्ड करेंगे। मतलब कि एक तरीके से न्यूक्लियर एक्सचेंज इज़ अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट, स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिकॉज इट कैन बी वेरी बैड, तो उस बात को लेकर कि फैसिलिटेट करेंगे कि ये सब जो फैसिलिटीज़ है वो सेफ़ हो, ट्रांसफ़र है वो सेफ़ हो उनकी तरफ से। अब इंडिया ने जो 2005 में US डील दी थी उसमें क्या कमिटमेंट करे थे? पहला तो बोला था कि वो जो इंडिया के इंडिजिनस रिएक्टर्स हैं उसमें वो ऑस्ट्रेलिया से लाया हुआ फ्यूल यूज़ करेंगे, उसके लिए यूरेनियम सप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद इस न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करेंगे एग्रीकल्चर और मेडिसिन के पर्पस से, और टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, रिसोर्सेज शेयर करेंगे, नॉलेज और फैसिलिटी मैनेजमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया के परमिशन लेंगे ऑस्ट्रेलिया से जब भी वो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम इनरिच करेगा, और वो ट्रांसफ़र ये करने की प्रोसेस ट्रांसफ़र नहीं करेगा, और करेगा तो उसके ऊपर जो भी बात होगी वो ऑस्ट्रेलिया से परमिशन लेके किया जाएगा। ठीक है, मतलब एक तरीके से एक्स्ट्रा स्टेप ऑफ सिक्योरिटी इन ट्रांसफ़र ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने एक नई स्ट्रेटजी रिवील करी जिसका नाम था इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रेटजी टू 2035, जिसमें उन्होंने 3 पिलर्स बनाए: इकोनॉमिक टाइज, जियो स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट एंड एम्फेसिस ऑन सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी थ्रू कल्चरल रीथिंकिंग। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने बेसिकली क्या किया, 10 सेक्टर्स उठाए और 10 इंडियन स्टेट्स उठाई, और बेसिकली उनके साथ में मिलकर काम करेंगे ऑन स्टेट लेवल so as to increase people to people communication and to basically create an infrastructure where लोगों के बीच में कनेक्शन बढ़ सके। एंड उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने अपनी जो है बायलेटरल स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को अब कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर दिया था 2020 में। अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप? दोनों कंट्रीज एक दूसरे के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या चाहिए ऐसा ऑस्ट्रेलिया को इंडिया से, इंडिया को क्या चाहिए ऑस्ट्रेलिया से? सबसे पहला इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी। तो हमने बताया था इंडो पैसिफिक इज़ व्हाट, द रीजन ऑफ पैसिफिक ओशन एज वेल एज इंडियन ओशन। उसकी सिक्योरिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, और स्पेशली चाइना को काउंटर करने के लिए जो उन्होंने क्वाड बनाया है उसमें पार्टिसिपेशन, इसके लिए ऑस्ट्रेलिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज इन दैट रीजन आफ्टर चाइना। गेटवे टू पैसिफिक कंट्रीज, जैसा कि हमें पता है कि इंडिया कोशिश कर रहा है कि वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, राइट, एक्ट वेस्ट की तरफ नहीं जाना है, ईस्ट की तरफ जाना है। तो उसके लिए बेसिकली वो चाहते हैं कि उनके रिलेशनशिप ईस्टर्न कंट्रीज से ज़्यादा अच्छे हो एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज, राइट। तो उसके लिए दे वांट टू कैप्चर द मार्केट इन विद इन एशियन कंट्री, विद इन द पैसिफिक एरिया। तो वहाँ का गेटवे बन सकता है अगर हमारे अच्छे रिलेशनशिप हो जाएँ ऑस्ट्रेलिया के साथ में। सो इट विल बी ईजी फॉर अस टू एक्सेस द आइलैंड कंट्रीज दैट आर नियर ऑस्ट्रेलिया। इंडियन डायस्पोरा, करीब 2.8% ऑफ ऑस्ट्रेलियाज पॉपुलेशन इज एक्चुअली इंडियन बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव मूव देयर। तो अच्छे रिलेशनशिप होना उसके लिए भी अच्छा है,
राइट। आप होल्डिंग इंटरनेशनल लॉ, दोनों ही कंट्रीज जो है डेमोक्रेटिक है, दोनों ही कंट्रीज पीस और सिक्योरिटी चाहती है, तो जिन कंट्रीज को ये चाहिए वो ज़रूरी, और देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज जो ऑफकोर्स नहीं चाहती है बिकॉज दे आर द वन हु आर लूजिंग इफ द वर्ल्ड इज पीसफुल एंड सिक्योर, राइट। तो टू मेक श्योर दैट डेमोक्रेसी इज ऑल्सो हेल्ड ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, जो इंटरनेशनल लॉज उन लोगों ने साइन की है व्हेन दे एंटर्ड द UN अग्रीमेंट एंड ऑल ऑफ दैट, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई पुलिस तो है नहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, कंट्रीज ही पुलिस है, कंट्रीज ही जुडिशरी, कंट्रीज ही एग्जीक्यूटिव है। तो वो उसके लिए क्या होता है ना, प्रोएक्टिव होना पड़ता है कंट्रीज को। तो वहाँ पर दोनों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है प्रोएक्टिव हैं ताकि वो इंटरनेशनल ऑर्डर को मेंटेन कर सके, सोवर्निटी, इक्वालिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के थ्रू सारे नेशंस को एक साथ लाके। जियो स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के साथ में हमारा हमेशा एक्टिव इंगेजमेंट रहता है, स्पेशली इन इंडियन ओशन, बिकॉज अगर इंडिया को सपोर्ट चाहिए चाइना से लड़ने के लिए इंडियन ओशन में, तो US को आने में बहुत टाइम लगेगा। सो द नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज इफ़ यू हैव ऑस्ट्रेलिया यू बेसिकली आर ऑल्सो इन, अब इतनी दूर से आने के बजाय ऑस्ट्रेलिया थोड़ा पास में पड़ता है ना। एनर्जी सिक्योरिटी, एक तो LNG जो है ऑस्ट्रेलिया से हम इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा मात्रा में, ताकि हमारा मिडिल ईस्ट पे जो डिपेंडेंस है, फॉर हर कंट्री बेसिकली डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि हम सारी एनर्जी एक कंट्री से ना लें, ताकि अगर कल को वर्ल्ड वॉर होता है फिर से तो ऐसा ना हो कि हमारा एनर्जी सप्लाई ख़त्म हो जाए। तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि थोड़ा ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करें। तो उसमें एक मेन इंपॉर्टेंट इज LNG कमिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। डिफाइंग चाइना, सो चाइना के अगेंस्ट जो इंडिया की फाइट है, ठीक है, उसमें सबसे बड़ा प्लेयर, क्योंकि हमने देखा है कि म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब के साथ में ये प्रॉब्लम है कि इंडिया के साथ तो वो देना चाहते हैं, लेकिन एक्सेप्ट पाकिस्तान, लेकिन दे आर मजबूर बिकॉज दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, ठीक है। ये कंट्रीज लाइक मालदीव्स फॉर दैट मैटर, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू, वो या तो दोनों कंट्रीज के बीच में पिस जाएंगे, या तो कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री के लिए उनको ऊपर हमला कर देगा। तो पर ऑस्ट्रेलिया के साथ ये बेनिफिट है कि इट्स अ बिगर कंट्री एंड आई डोंट लाइक, दे आर मच मोर सिक्योर, तो उनके साथ पार्टनरशिप वुड हेल्प रियली अ लॉट इफ देयर एवर इज अ वॉर अगेंस्ट चाइना। एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, किन एरियाज पर दोनों कंट्री साथ में मिलकर काम करती है। स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, वेरियस इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू फॉस्टर बायलैटरल कोऑपरेशन ओवर द ईयर्स। दीज मैकेनिज्म encompass high-level visits, annual meetings of prime ministers and foreign ministers, framework dialogue, 2+2 defense and foreign ministers dialogue. So हर साल एनुअल मीटिंग्स होती है फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में, डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच में और प्राइम मिनिस्टर्स के बीच में, ताकि सब मिलकर बेसिकली मेन एम इज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू क्रिएट। तो हमने जो तीन मेन एम है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के, एक तो डिपेंडेंस कम करना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी अपना US से डिपेंडेंस कम करना चाहता है। देखो किसी भी कंट्री के लिए एक कंट्री के ऊपर 100% डिपेंडेंस होना अच्छी बात नहीं है, तो वो भी है। ऑस्ट्रेलिया अपने ही रीजन को कंट्रोल करना चाहता है, सेव करना चाहता है, उसमें भी ज़रूरी है। और इंडो पैसिफिक जनरली जहाँ से सारा ट्रेड जाता है उसको भी सेफगार्ड करना चाहता है। तो इन तीनों के लिए इनका रिश्ता बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। तो कंटिन्यूसली हर साल मीटिंग्स होती रहती है फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के बीच में। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड अग्रीमेंट ECTA जो है वो हैज़ बीन इन इफेक्ट सिंस 2022। उसके बाद ना इमीडिएट ड्यूटी रिडक्शन, तो बहुत ज़्यादा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ड्यूटी लगती है उसका रिडक्शन किया टू 0 ऑन 96% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट टू ऑस्ट्रेलिया एंड 98% ऑन टेरिफ लाइन्स। मतलब कि रिडक्शन कैसा हुआ, 96% जो इंडिया का एक्सपोर्ट जाता है ऑस्ट्रेलिया को उस पर टेरिफ 0 कर दिया एंड 98% of the tariff on that say. Australia zero duty is now applied to 85% of the exports to India. तो इंडिया की तरफ ऑस्ट्रेलिया से जो इंडिया को एक्सपोर्ट आता है उसको भी उसके भी 85% एक्सपोर्ट को 0 कर दिया गया है। तो बेसिकली जितना ज़्यादा टेरिफ और एक्सपोर्ट ड्यूटी आप कम करोगे ना, उतना आप बिजनेस को फैसिलिटेट कर रहे हो दोनों कंट्रीज़ के बीच में, क्योंकि दैट मीन्स जो वहाँ के बिजनेसमैन हैं और यहाँ के बिजनेसमैन हैं उनको एक दूसरे के साथ बिजनेस करने में कम पैसा लगेगा, हेंस स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड ट्रीटी। क्या क्या मेन एस्पेक्ट्स हैं इसके। एक तो सबसे बड़ा है कि बहुत सारे इंडियन शेफ्स और योगा टीचर्स का कोटा ऑस्ट्रेलिया ने बढ़ाया है। उसके बाद गुड्स की अगर बात करें तो जितने भी लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं इंडिया के, जैसे टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी, लेदर, फूड, फार्म प्रोड्यूस एंड ऑटोमोबाइल्स, यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट जाता है। ऑस्ट्रेलिया से कोल, मिनरल्स, ओर, वाइन्स वगैरह आते हैं।
ईजी एंट्री दी जाती है. वी ऑल्सो आर इन अ गुड रिलेशनशिप विद टर्म्स टू विस्की मार्केट एंड अदर अल्कोहलिक बेवरेजेस. सर्विसेज की बात करी जाए तो इंडियन स्टूडेंट्स को वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद 2 से 4 साल का वर्किंग वीज़ा आसानी से दे दिया जाता है. कई सारी ऑस्ट्रेलियन फर्म्स हैं स्पेशली इन बिजनेस, कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग एंड जहाँ की सर्विसेज इंडिया ले सकता है. और फास्ट ट्रैक अप्रूवल ऑफ पेटेंटेड और जेनेरिक बायोसिमिलर मेडिसिन. बेसिकली आपको पता होगा कि इंडिया जो है, हाउ डज इंडिया कीप द प्राइजेस ऑफ मेडिसिन सो लो एंड ट्राइंग टू बिकम अ चैम्पियन इन फार्मास्यूटिकल्स इज बाय बेसिकली जो पेटेंटेड मेडिसिन होती है उनको उनके सिमिलर बायोसिमिलर को फटाफट पेटेंट करवा देता है मेडिसिन को और उसको चीप में प्रोड्यूस करता है. दैट्स वाई इंडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंट्रीज जो सबसे ज़्यादा मेडिकल एड हेल्प भेजती है दूसरी कंट्रीज़ को, स्पेशली ड्यूरिंग वॉर एंड अदरवाइज कंट्रीज हु आर not doing well. So read about it, it's very exciting and it's also important from exam point of view. इसकी हम कुछ चैप्टर्स के बाद इसके बारे में बात करेंगे, बट रीड अबाउट इट नाउ ऑल्सो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया का 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है. ठीक है, पहला इज़ ऑब्वियसली चाइना, देन जापान, देन साउथ कोरिया, देन यूएस एंड देन इंडिया. जो ट्रेड है उसमें एक्सपोर्ट में देखा जाए तो 41% इंक्रीज़ है. पहले 2021 में इट वाज $22.2 बिलियन बढ़कर 2022 में इट केम टू $31.4 बिलियन. एक्सपोर्ट की बात करी जाए तो उसमें भी 38% इंक्रीज़ हुआ है. फ्रॉम 2021 में था अराउंड $6.3 बिलियन, बढ़ के हो गया 2022 में $8.7 बिलियन. सो अगर आपको प्रिडिक्ट करना है तो यू कैन से दैट देयर इज अ ह्यूज स्कोप ऑफ इंक्रीमेंट लुकिंग एट व्हाट हैज़ हैपेंड बिटवीन 2021 एंड 22. डिफेंस कोऑपरेशन की बात करते हैं तो 4-5 मेन ऐसी एक्सरसाइज है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है. सबसे पहली है बायलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज ऑजी इंडेक्स, जो कि विशाखापट्टनम में हुई थी 2015 में. फिर 2018 में इंडियन एयरफोर्स ने ऑस्ट्रेलिया की पिच ब्लैक एक्सरसाइज में ज्वाइन किया था फॉर द फर्स्ट टाइम. फिर INS सहाद्री उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन काकाडू विच इज़ द बाय एनुअल, मीन्स साल में 2 बार एक्सरसाइज होती है ऑस्ट्रेलियन नेवी की, उसमें इंडियन शिप ने पार्टिसिपेट किया था. ऑस्ट्रिया हिंद विच सर्व्स एज अ एक्सरसाइज फॉर स्पेशल फोर्सेज ऑफ आर्मी. तो दोनों कंट्रीज़ की स्पेशल फोर्सेज भी एक साथ एक्सरसाइज करती है. सिक्योरिटी कोलैबोरेशन की बात करी जाए तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया क्वाड में साथ में है विथ US एंड जापान. Australia has also took part in 2020 and 2021 editions of Malabar naval exercise, which happens with other countries. So Malabar is the exercise that lot of countries do in Indian Ocean against China. So उसमें भी उन दोनों ने participate करा था. Multilateral cooperation की बात करें तो of course all the organization in which Australia is part of. अब इस पे एक बहुत अच्छा सवाल पूछ सकते हैं कि they can give you all these organizations and one organization like maybe ASEAN, ठीक है, या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, और बोल सकते हैं कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया है. ठीक है, तो दिस कुड बी अ वेरी गुड प्रीलिम्स क्वेश्चन. नाउ व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशन? एक तो क्वाड है बिटवीन जापान, US, ऑस्ट्रेलिया. फिर है कॉमनवेल्थ विच इज़ ऑल द कंट्रीज दैट वर पास्ट कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन. उसके बाद इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, एशियन रीजनल फोरम, एशिया पैसिफिक पार्टनरशिप ऑन क्लाइमेट एंड क्लीन डेवलपमेंट, एज वेल एज कई सारी ईस्ट एशिया समिट्स में भी दोनों कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट करा है. दीज आर ऑल्सो मेंबर्स इन द 5 इंटरेस्टेड पार्टीज इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. बेसिकली दीज आर 5 कंट्रीज जो कि काम कर रही है G7 के एग्रीकल्चरल डेडलॉक को सॉल्व करने में. तो वहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया, इंडिया साथ में इस फोरम में काम कर रहे हैं. नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया इज सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेंट इन एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड सपोर्ट्स इंडियाज मेंबरशिप टू द ऑर्गेनाइजेशन. सो APEC में भी पार्टिसिपेट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया और वो इंडिया की मेंबरशिप के लिए भी सपोर्ट कर रहा है. अब सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव जो लिया गया था कई सारी कंट्रीज़ ने मिलकर, ताकि बेसिकली इफ़ यू रिमेंबर द शिप दैट वाज स्टक इन सुएज कनाल, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट बट दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सॉर्ट ऑफ इवेंट दैट हैपेंड. बट उसके अलावा भी आप देखोगे कि सप्लाई चेन इश्यूज आते ही हैं जब भी किसी कंट्री की बीच में वॉर होती है या कहीं पे डिस्टर्बेंस होते हैं, तो बिकॉज हम इतने कनेक्टेड हैं एक दूसरे से कि इश्यूज हो जाते हैं. तो किस तरीके से, और सप्लाई चेन का प्रॉब्लम ये है कि इट इज़ लाइक अ बॉटल नेक फॉर एनी कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट हैज़ इम्प्लीकेशंस विच आर मल्टीफोल्ड. तो एक बार अफेक्ट नहीं होता है, वो बहुत लंबे समय तक अफेक्ट करता है एक इकोनॉमी को. तो उससे बचने के लिए कई सारी कंट्रीज़ ने मिलकर ये SCRI इनिशिएटिव लिया था. उसमें भी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान जो है साथ में काम करते हैं ताकि दे कैन स्ट्रेंथन द सप्लाई चेन.
उसके बाद एनर्जी कोऑपरेशन की बात करें तो दोनों के बीच में 2014 में एक अग्रीमेंट साइन हुआ था जिसमें सस्टेनेबल न्यू एनर्जी ट्रेड के बारे में अग्रीमेंट हुए थे बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। 2022 में एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ था जिसके बेसिकली न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, ताकि वो लोग जो बेसिकली अल्ट्रा लो सोलर एनर्जी और क्लीन हाइड्रोजन के ऊपर काम कर सके, साथ में एक्सचेंज कर सकें। एंड इंडिया ऑल्सो प्लेज्ड 10 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स फॉर पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज अंडर द ISA। ISA इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो बेसिकली कि इन्होंने पैसे दिए थे बिकॉज दिस एंटायर एरिया ना इट्स अ ट्रॉपिकल रीजन, वहाँ पे बहुत धूप आती है एंड दे कैन रियली हार्नेस सोलर एनर्जी। तो और दूसरी एनर्जीज लाइक क्लीन एनर्जीज, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड ऑल ऑफ दैट, NLP ऑल्सो। सो द होल आइडिया इज कि उनके साथ पैसे भी इन्वेस्ट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इंडिया, अदर कंट्रीज अराउंड ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल्सो इन अग्रीमेंट विथ ऑस्ट्रेलिया टू गेट द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स, इंडिया ऑल्सो कमिटेड अगेन $10 मिलियन फॉर कंट्रीज अंडर IRIS। IRIS इज बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर इन कंट्रीज विच आर पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मतलब कमज़ोर है एंड स्पेशली बिकॉज दे आर अंडर अ लॉट ऑफ थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। एजुकेशन कोऑपरेशन की बात करें तो एक मैकेनिज्म है फॉर म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब कि अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया से कोई डिग्री है तो वो एप्लीकेबल है इंडिया में, इंडिया से है तो वो एप्लीकेबल है ऑस्ट्रेलिया में, ताकि जो है स्टूडेंट्स एक दूसरे की कंट्री में जाके पढ़ के काम कर सके। उसके बाद इंडियन स्टूडेंट जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद कई सारी जो डिग्रीज़ है जो बोथ कंट्रीज़ की एक दूसरी कंट्रीज़ में रिकॉग्नाइज होती है। एंड एक्सक्लूजन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लाइक इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ ग्रेजुएट्स आर नॉट कवर्ड, क्योंकि इंजीनियरिंग बिकॉज इंडियन इंजीनियरिंग की हालत आपको पता ही है, और मेडिसिन बिकॉज ईच कंट्री हैज़ देयर ओन सेट ऑफ medical structure and you have to pass that exam to function even if you have studied like anywhere in the world medicine, आपने भले US में पढ़ी हो, लेकिन अगर आपको इंडिया में काम करना है तो आपको इंडिया की मेडिकल एग्जाम क्लियर करनी पड़ेगी। एंड सेम गोज़ फॉर लॉ, जैसे अमेरिका बार एग्जाम होती है, राइट। सो लॉ हर कंट्री का अलग अलग होता है, तो आप हो सकता है आप अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया से लॉ पढ़ के आए हो, बट इट्स नॉट पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट दैट लॉ इन इंडिया, इट्स वेरी डिफरेंट। हर कंट्री का लॉ अपना अलग अलग होता है, हेंस these professions are excluded. Other than that, all BAs and other scientific जो डिग्रीज है वो सब एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट इज़ मैत्री स्कॉलरशिप, जिसमें कि बेसिकली फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है इंडियन स्टूडेंट्स को अप टू 4 years हु आर स्टडिंग इन ऑस्ट्रेलिया। इसके अंदर बेसिकली एक तरीके से इंडियन स्टूडेंट को पुश कर सके कि वो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ाई करें, उसके लिए स्कॉलरशिप बनाई है। उसके अलावा कई सारे ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स कोलंबो प्लान के अंडर इंडिया में आके अपनी इंटर्नशिप भी कंप्लीट करते हैं। तो दोनों कंट्रीज़ बेसिकली वर्क्स विथ ईच अदर। दूसरी अगर साइंस और टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड जो है, इट इज़ यूज्ड टू, दिस इज बेसिकली अ फंड विच इज़ देयर टू कोलैबोरेट ऑन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। Australia also aids India's Gaganyaan space program by offering Earth station tracking facilities via Coconino Islands। तो ऑस्ट्रेलिया का एक आइलैंड है, वहाँ पे बेसिकली अलाउ करती है ऑस्ट्रेलिया इंडिया को, ताकि वो अर्थ ट्रैकिंग स्टेशन को फैसिलिटी यूज़ कर सके अपने प्रोग्राम में। Now let's talk about climate change interlink, recognizing climate threats. India and Australia have shared an interlink fortunes on El Nino and La Nino। El Nino La Nino के बारे में आपको पता हो कि बेसिकली एक पैटर्न है ऑफ इन्वायरमेंट, अर्थ का एक पैटर्न है जिसके कारण कुछ इस तरीके से हवाएं चलती है कि अगर किस जगह पे एल नीनो आ रहा है तो दैट मीन्स इट विल डिफाइन कि किस एरियाज़ में ठंड आएगी, किस एरिया में किस तरीके का मौसम होगा, कितने टाइम के लिए होगा। जैसे हमारे यहाँ मानसून है, वैसे यू कैन कॉल दिस एल नीनो एंड ला नीनो एज समथिंग सिमिलर इन पैसिफिक ओशन। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे लेटर, but you can also read about it. It's very simple, just it's a phenomena like monsoon। इंडियन जो रिसेंट इंसिडेंट हुए हैं जिसके कारण बहुत सारी बुश फायर्स हो रही है ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में बहुत ज़्यादा फ्लड आ रहे हैं। सो इससे इन दोनों को संभालने के लिए और क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को कम करने के लिए दोनों कंट्रीज़ ने कोलैबोरेट किया है, बिकॉज इसका इफेक्ट दोनों कंट्रीज़ पे पड़ता है। ये जो रिसर्च है ये बेसिकली एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस है, ताकि दोनों कंट्रीज़ का जो फूड सिक्योरिटी है वो बनी रहे एंड they are able to control the changes that are coming in on their land because of the cultural because of the environmental issues।
फिर कल्चरल कोलैबोरेशन की बात करें तो सिंस 2014 40 कल्चरली सिग्निफिकेंट आर्टिफैक्ट्स विथ 29 रिपैट्रिएटेड इन मार्च 2022 हैव बीन रिटर्न। सो बेसिकली जैसे कि ये नहीं ले गए थे ब्रिटिशर्स, हमारे यहाँ से सारी चीज़ें लेके गए थे और अपने ब्रिटिश म्यूजियम में रख लिए, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया भी गई थी कई सारी चीज़ें, तो ऑस्ट्रेलिया ने उसमें से कई सारी इंडिया को रिटर्न करी है एज अ जेस्चर। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लुएंस विच इज़ अ फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। 2016 में हुआ था पहला, 2017 में हुआ था दूसरा, जो 2022 अक्टूबर में हुआ था। दिस वन यहाँ पे आईसीसी से स्पॉन्सर करके डांस ग्रुप भेजे थे ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करने के लिए। वहाँ पे बहुत बड़ा डायस्पोरा है, तो वहाँ के लोग भी यू नो दे ऑल्सो पार्टिसिपेट एंड इट सॉर्ट ऑफ मेक्स देम फील लाइक देयर होम, बिकॉज वहाँ पे होली सेलिब्रेशन, दिवाली सेलिब्रेशन इस तरीके के होते हैं, एंड द ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन इज़ वेरी वेलकमिंग टू दीज फेस्टिवल्स। अब चैलेंजेस की बात करते हैं। सबसे बड़ा स्ट्रेन जो आया था वो ये था जब प्रोटेस्ट हुए थे कोल माइन को लेकर, अडानी कोल माइन जो है ऑस्ट्रेलिया में, उसको लेकर जब प्रोटेस्ट हुए थे बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द माइन, तो उसको लेकर सबसे बड़ा स्ट्रेन आया था। दूसरा, वीज़ा इश्यूज रिस्ट्रिक्शंस कर दिए थे ऑस्ट्रेलिया ने टूवर्ड्स इंडियंस, और इसको लेकर इंडिया वाज नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज कई सारे प्रोफेशनल स्टूडेंट्स जो काम करना चाहते थे वो नहीं जा पा रहे थे। फिर एक रशिया और यूक्रेन का जब झगड़ा हुआ था उसको लेकर थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया था, बिकॉज रशिया के अगेंस्ट थे यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया ने थोड़ा बहुत न्यूट्रल स्टांस लिया था, विच इज़ बेसिकली सेइंग कि देखो अगर कोई इफ़ देर इज़ समवन हु इज़ एन अब्यूज़र और आप उसके अब्यूज़ के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा रहे हो, आप यू जस्ट स्टैंडिंग, तो इट सीम्स लाइक यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द अब्यूज़, राइट, और यू जस्ट नॉट सेइंग एनीथिंग। तो जो इंडिया का न्यूट्रल स्टांस था, जिसमें इंडिया ने बोला था कि दोनों कंट्रीज़ को जो है बायोलेटरली बैठ के डिप्लोमेटिकली सिचुएशन सॉल्व करनी चाहिए, ये इस तरीके का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये ऑस्ट्रेलिया यूएस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। उसके बाद इवन दो इतना ट्रेड होता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, लेकिन फिर भी अभी तक कोई भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, कोई FTA साइन नहीं हुआ है, एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ शोज कि देर इज़ अ लैक ऑफ ट्रस्ट, और देर इज़ लाइक अ लैक ऑफ there's a difference in what both of the countries want their interest, because otherwise जितना दोनों countries के बीच में ट्रेड इंक्रीज हो रहा है अभी तक FTA साइन हो जाना चाहिए था। नेक्स्ट, यूरेनियम सप्लाई को लेकर जो 2017 में बात हुआ था उसमें भी थोड़ा सा there's like a slow, कुछ हो नहीं रहा है आगे। बात तो कर ली, MOUs तो इंटेंट तो साइन कर लिए, मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन थिंग्स आर नॉट मूविंग अहेड। उसके बाद नेक्स्ट इज जो बेसिकली खालिस्तान को लेकर जो इश्यूज हमें कनाडा में हो रहे थे, वेयर खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स वर अटैकिंग द अदर इंडियन स्टूडेंट्स इन कनाडा, वही चीज़ ऑस्ट्रेलिया में भी हुई थी रिसेंटली, एंड ऑफ कोर्स जस्ट लाइक वी क्रिटिसाइज कैनेडियन गवर्नमेंट अबाउट नॉट डूइंग एनीथिंग, सेम गोज फॉर ऑस्ट्रेलिया, दे ऑल्सो डिड नॉट डू एनीथिंग बिकॉज दे वर लाइक इट्स बिटवीन यू गाइज, व्हाट कैन वी डू। और अब व्हाट कैन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया डू टू मेक दिस रिलेशनशिप बेटर, कैसे, क्योंकि रिलेशनशिप तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हम समझ गए हैं, राइट, क्योंकि चाइना के अगेंस्ट लड़ने के लिए हमें जिनकी ज़रूरत है, यूएस बहुत दूर से नहीं आ पाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया इज़ और जापान इज़ द कंट्री दैट हुज हेल्प वी हैव टू टेक इफ़ एवर देयर इज़ अ वॉर विथ चाइना। तो एक सबसे पहला है कि इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस को इन्हांस करे, दोनों के बीच में FTA साइन करे दूसरी कंट्रीज़ से, जिसका जो चाइना और जापान और इन सब का जो डिपेंडेंस है उसको कम करके इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एक दूसरे के साथ ट्रेड बढ़ाया जाए, ताकि दोनों ही कंट्रीज़ का जो इकोनॉमिक वो है सेक्टर वो डाइवर्सिफाई हो जाए। दोनों ही बहुत ज़्यादा चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। उसके बाद इंश्योर डिप्लोमेटिक कमिटमेंट, ठीक है, कि क्योंकि ना 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि जब भी कोई इश्यूज आते हैं तो दोनों बेसिकली रूठ के चले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया बोलता है हम हटा रहे अपना हाई कमिश्नर, इंडिया बोलता है हम नहीं बात करें। सो थोड़ा सा वी हैव टू वर्क ऑन क्रिएटिंग, मेकिंग श्योर कि इतना इंडियन डायस्पोरा है ऑस्ट्रेलिया में, तो हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है वो इतने नाजुक ना हो, ठीक है, और एक दूसरे को कमिटमेंट दे कि विल मेंटेन द डिप्लोमेटिक टाइप्स नो मैटर व्हाट हैपन्स। उसके बाद फॉस्टरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दिस इज समथिंग बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया दैट हैज़ बीन गोइंग वेरी वेल, सो इंडिया शुड फोकस ऑन दिस बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ people from Australia that come to work in India, and there are a lot of people from India who work, and Australia again just like Korea हमने बात करी थी, they have support of US, so it only brings us closer to US. and India का जो ये है startup India and make India initiative, इसमें भी they can involve. ऑस्ट्रेलिया ने भी कितना पैसा भी दिया, 1.1 बिलियन नेशनल इनोवेटिव साइंस एजेंडा अलाइनिंग विद इंडिया स्टार्टअप इंडिया एंड मेक इट इंडिया इनिशिएटिव, क्योंकि बेसिकली ऑस्ट्रेलिया भी चाहता है ना कि अगर इंडिया
अपने मेक इन इंडिया में घुस जाए और थोड़ा अपना मैन्युफैक्चरिंग अच्छी कर ले, तो उनको फिर इतना चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। स्पेस कोऑपरेशन, दोनों कंट्रीज़ कोऑपरेट कर सकती है, एक बहुत अच्छा एरिया है, न्यूट्रल एरिया है, दोनों कंट्रीज़ के इंटरेस्ट भी अलाइन होते हैं और दोनों कंट्रीज़ के स्पेस प्रोग्राम्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सो दिस इज़ वेयर दे कैन वर्क। एंड प्रायोरिटाइजिंग कॉमन इंटरेस्ट, तो बेसिकली बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया एक इशू हमेशा ये रहता है कि अगर जो भी इशू है, अगर उस पर इंडिया और यूएस अलग अलग ओपिनियन रखती है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया कुछ नहीं कर सकता। ऑस्ट्रेलिया हैज़ टू पार्टिसिपेट और हैज़ टू बी ऑन द साइड ऑफ यूएस। तो इस कारण से क्या होता है, कई बार इंडिया और यूएस अगर आई टू आई नहीं देखते तो ऑस्ट्रेलिया हैज़ नो ऑप्शन। तो कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया कैन हैव अ सेपरेट इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू, और कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं ना, डायस्पोरा इज़ वन ऑफ देम, कल्चर इज़ वन ऑफ देम, फाइटिंग टेररिज्म, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस स्टेशन, सो दे आर ऑल दीज एरियाज जिसमें इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चाहता है सिक्योरिटी फ्रॉम यूएस, बट इट ऑल्सो wants to counter चाइना। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ मच बेटर रिलेशनशिप। अच्छे हैं बट थोड़े से दे आर लाइक रफ, दे आर नॉट एज स्मूथ, देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, दे आर नॉट थिंग्स नॉट मूविंग अहेड वेरी वेल, and there's also something called mild racism that happens in Australia, which is fine, well, better than what happens in America, but there has been an increase in racial incidences in Australia, so that's something that can be worked if अगर हम culturally उनके साथ और ज़्यादा काम करें, these festivals and all, maybe it will create a good image of Indians in front of Australia, and Australia's in front of India, and the countries can collaborate. So definitely one sector, one country जिसके साथ बहुत अच्छे relationship बन सकते हैं if proper efforts are put. That's all for Australia. If you have any questions related to India-Australia relationship, write them in the comment and I'll answer them in the next class. Thank you for listening. Have a nice day. Bye.